नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल फोर्टून एकेडमी। अगर आप में से किसी ने भी कभी इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो ये जो नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है फाइनेंस बिल 2020 में, ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सेक्शन है सेक्शन 194 के, जो कहता है टीडीएस डिडक्ट करना है ऑन इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स। तो हम चलते हैं अपने फाइनेंस बिल 2020 पे, जहाँ पे सेक्शन 194 को इंसर्ट किया गया है और उसको हम डिटेल में समझेंगे कि सेक्शन 194 कहता क्या है, कितना टीडीएस डिडक्शन करना है, किसने टीडीएस डिडक्ट करना है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है टीडीएस डिडक्शन के लिए। तो हम चलते हैं अपने फाइनेंस बिल पे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फाइनेंस बिल बेयर एक्ट है ये, जो डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो अनाउंस किया है उसकी कॉपी है ये। इसमें कहा गया है इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन सेक्शन 194 के, एनी पर्सन responsible for paying to a resident any income in respect of unit of a mutual fund or units from the administrator of the specified undertaking or units from specified company। तो इस सेक्शन क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्सन पे कर रहा है किसी भी तरह की इनकम किसी रेसिडेंट को, तो रेसिडेंट का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, रेसिडेंट में कवर होता है हमारा कोई भी इंडिविजुअल, कंपनी, एलएलपी, सोसाइटी, ट्रस्ट, एसोसिएशन, इन सबको अगर कोई भी पर्सन इनकम पे कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग और स्पेसिफाइड कंपनी एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट of the payee or at the time of payment thereof by any mode whichever is earlier, deduct income tax thereon at the rate of 10%। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्लॉज 23D ऑफ सेक्शन 10 एग्जेम्पशंस के बारे में बात करता है, जहां पे लिखा है कि डिविडेंड रिसिपिएंट के हाथों में टैक्स फ्री होता है। दूसरा कहा गया है स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग। स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग डिफाइंड है यूटीआई एक्ट 2002 में, जो मैं आपको दिखाता हूं, और स्पेसिफाइड कंपनी भी वहीं पे डिफाइन है। तो मैं आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से यूटीआई एक्ट 2002 पे लेके चलता हूँ, जहाँ मैं बताऊंगा कि एडमिनिस्ट्रेटर का मीनिंग क्या है, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग का मीनिंग क्या है और स्पेसिफाइड कंपनी का मीनिंग क्या है, ताकि इस सेक्शन को हम बहुत अच्छे से समझ सकें। Definitions में एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स अ पर्सन और अ बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अंडर सेक्शन 7। एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स किसी भी पर्सन को या बॉडी ऑफ पर्सन, जिसमें हम एसोसिएशन कह सकते हैं, कंपनी कह सकते हैं, उसको अपॉइंट किया गया है अंडर सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या कहता है इस एक्ट का, सेक्शन 7 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग। जो स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग है उनको मैनेज करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है। वो अपॉइंट कौन करता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल ऑन एंड फ्रॉम द अपॉइंटेड डे अपॉइंट अ पर्सन और अ बॉडी ऑफ पर्सन as the administrator of the specified undertaking of the unit trust of India for the purpose of taking over the administration thereof, and the administrator shall carry on the management of the specified undertaking of the trust for and on behalf of the central government। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को या किसी भी कंपनी को अपॉइंट कर सकता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, जो यूटीआई की जो स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग्स है उनको मैनेज करेगा। इसके लिए सेक्शन 7 इस बारे में बात करता है। स्पेसिफाइड कंपनी मींस अ कंपनी टू बी फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 and whose entire capital is subscribed by such financial institutions or banks as may be specified by the central government by notification in the official gazette for the purpose of transfer and vesting of the undertaking। तो स्पेसिफाइड कंपनीज का मीनिंग है नॉर्मल जो कंपनी, कंपनीज एक्ट 1956 जो अमेंड होके कंपनीज एक्ट 2013 हो गया है, उसमें जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है जिसकी एंटायर कैपिटल सब्सक्राइब की गई है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स जो स्पेसिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उनको स्पेसिफाइड कंपनी की डेफिनेशन में रखा गया है। दूसरा, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग क्या है, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग इंक्लूड्स ऑल बिजनेस एसेट्स, लायबिलिटीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रस्ट रिप्रेजेंटिंग and relatable to the scheme and development reserve fund specified in schedule 1। तो शेड्यूल 1 में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स को डिफाइन किया गया है। ये हर साल जैसे ही कोई नई स्कीम आती है वो अपडेट कर दिया जाता है। तो मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ कि शेड्यूल 1 क्या कहता है। ये है शेड्यूल 1, जहाँ पे सारी यूनिट्स जो स्कीम्स हैं वो सारी यहाँ पे मेंटेन की गई हैं। जैसा कि आप देखोगे कि सबसे पहले 1964 में एक यूनिट स्कीम आई थी, उसके बाद 1970, 1986, 1992, 1993, 94, ऐसी ये लिस्ट बहुत लंबी लिस्ट है। तो हम चलते हैं वापस अपने सेक्शन पे 194 के पे, जहाँ पे हम देख रहे थे
इन डेफिनेशंस को। तो हम आ गए, हमने यहाँ पे क्या देखा कि कोई भी स्पेसिफाइड कंपनी या एडमिनिस्ट्रेटर या म्यूचुअल फंड अगर इनकम पे करता है किसी रेसिडेंट को, तो उसको 10% ऑफ टीडीएस डिडक्ट करना होगा। कब? जब वो अपने बुक्स में उसको एज अ क्रेडिटर दिखाएगा या उसको पेमेंट करेगा। इन दोनों में से जो पहले होगा उस टाइम पे उसको टैक्स डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 10%। बट इसमें लिखा है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड मीन्स कुछ कंडीशन लगाई गई है इस 10% टीडीएस के लिए, जिसमें कहा गया है ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। कब? अगर फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट क्रेडिटेड और पेड और likely to be credited whichever is earlier, the pay does not exceed अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000 रुपीज। इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी डिविडेंड या कोई किसी भी तरह की इनकम जो ऊपर डिफाइन की गई है, अगर वो किसी फाइनेंशियल ईयर में पे की जा रही है किसी रेजिडेंट को और वो 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो सेक्शन 194 के अप्लाई नहीं होगा और 10% टीडीएस उस इनकम पे डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो अभी हमने एडमिनिस्ट्रेटर का मीनिंग देख लिया, स्पेसिफाइड कंपनी का मीनिंग देखा, हमने स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग का मीनिंग देखा। एक एक्सप्लेनेशन और दी गई है जिसमें लिखा है फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हेयर बाय क्लेरिफाइड दैट वेयर एनी इनकम referred to this section is credited to any account whether called suspense account or by any other name in the books of accounts of the person liable to pay such income, such crediting shall be deemed to the credit of such income to the account of the payee and the provision of this section shall apply accordingly। पहले मैं आपको बता दूं पेई का मतलब क्या होता है। पेई मीन्स एनी पर्सन हु रिसीव्स इनकम और डिविडेंड। इसमें क्या कहा गया है, सारे डाउट्स को रिमूव करने के लिए कहा गया है कि जो ऊपर 3 कंपनियों के हमने नाम लिए हैं अभी कि म्यूचुअल फंड, एडमिनिस्ट्रेटर और स्पेसिफाइड कंपनी, अगर अपने बुक्स में किसी के नाम से, किसी सस्पेंस अकाउंट के नाम से एंट्री करती है कि मैंने इसको डिविडेंड दिया या क्रेडिट कर दिया, तो जो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा उस इंडिविजुअल या उस पर्सन पे एप्लीकेबल होगा जिसका नाम आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है या आपने जिसको पेमेंट कर दिया है। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 194 के का पर्पस क्या लाने का, उस बारे में बात करते हैं हम। अभी तक क्या होता था, जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती थी तो कंपनी को एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कहते हैं जिसे डीडीटी, वो पे करना होता था गवर्नमेंट को। वो टैक्स पे करने के बाद ही डिविडेंड इंडिविजुअल्स या कहें रेसिडेंट्स इनके हाथों में जाता था। तो होता क्या था कि गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल गया ऑलरेडी कंपनीज से, तो इंडिविजुअल्स जो डिविडेंड रिसीव करता था उसके हाथों में वो टैक्स फ्री होता था। बट इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया गया है अब, और अब कहा गया है कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था उसको रिमूव करके अब जो इनकम रिसीव करेगा अगर 5,000 रुपए से ज्यादा, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है और आपका जो डिविडेंड होगा अब वो आपके हाथों में टैक्सेबल होगा। आई होप आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ में आया हो। अगर मेरे से कुछ चीजें मिस हो गई हो तो प्लीज अपने कमेंट्स में जरूर बताएं, या अगर कोई क्वेश्चन हो आपका इस सेक्शन 194 के से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट्स के जरिए या ईमेल आईडी के जरिए मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें या नीचे दी गई ईमेल आईडी पे भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।